प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे प्रशासन के तत्व या लक्षण। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा ये दो बातें समझाई थी। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में चाहे कोई भी अवधारणा हो, भाई प्रशासन हो, लोक प्रशासन हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, शक्ति हो, सत्ता हो, कुछ भी हो, जब हम उस अवधारणा का अर्थ ठीक से समझ जाते हैं, परिभाषा समझ जाते हैं, जैसे प्रशासन भी अपने आप में एक अवधारणा तो है ही है, तो इसका अर्थ समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, तो फिर इसके तत्व या लक्षण कहीं बाहर से नहीं आएंगे। नहीं, जो प्रशासन का अर्थ मैंने आपको बतलाया था, प्रशासन की जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी थी, उन परिभाषाओं के आधार पर ही प्रशासन के लक्षण उभर कर सामने आएंगे। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि दुनिया में, पूरी दुनिया की बात बोल रहा हूं मैं, किसी भी अवधारणा का आप अध्ययन कीजिएगा, फिर चाहे वह कोई भी विषय विशेष क्यों ना हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, और सामाजिक विज्ञान में चाहे वह राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, कोई भी विषय हो, इतिहास ही क्यों ना हो, भाई अगर अवधारणा का अर्थ हम समझ जाते हैं तो उस अभिप्राय, उस परिभाषा के आधार पर ही उसके लक्षण निकलेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। जैसा कि आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा भी कि भाई लक्षण कैसे निकाले जाते हैं, किसके, कोई भी अवधारणा क्यों ना हो। जैसे आज हम प्रशासन की बात करेंगे, प्रशासन के लक्षण, तो लक्षण कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आपने जो अर्थ समझा है, जो परिभाषाएं समझी, उसी से इसके लक्षण बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। इसलिए मेरा कहना है प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी भी अवधारणा का अध्ययन कर रहे हो, चाहे वह लोक प्रशासन की अवधारणा हो, राजनीति सिद्धांत की अवधारणा हो, या फिर किसी विचारक विशेष का आप अध्ययन कर रहे हो, सबसे पहले उस अवधारणा का अभिप्राय समझ जाइएगा। अभिप्राय ठीक से समझ में आ गया तो उसके लक्षण, गुण, दोष निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी आपको हो सके, सूचना आपको मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, प्रशासन के तत्व या लक्षण कौन से हैं? मैंने यहाँ आपके लिए 6 बिंदु तैयार किए हैं, जिससे कि आप प्रशासन के तत्व या लक्षणों को ठीक से समझ सकें। परंतु अब इसका अर्थ और परिभाषा मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड कर दिया है। अब आज भी थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके लक्षण और तत्व कैसे निकालें। मैंने डायग्राम बनाया है इसके लिए। क्या? मैंने यहाँ लिखा है प्रशासन, फिर लिखा है निजी और लोक, मतलब निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, मैं समझाऊंगा आपको। फिर मैंने लिखा है कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया है। क्या मतलब हुआ? इसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा और इसके आधार पर ये सारे लक्षण निकलेंगे। भाई वास्तव में जब प्रशासन का सामान्य सा अर्थ बतलाया जाता है तो ये कहा जाता है क्या कि कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको यह भी बतलाया था कि उत्कृष्ट या श्रेष्ठ या उचित रीति से शासन करना ही प्रशासन है। दूसरे शब्दों में कहूँगा मैं, राज्य व्यवस्था के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था के द्वारा, राज्य व्यवस्था क्या है क्या नहीं, ये सब बातें मैंने आपको समझा दी, पॉलिटिकल थ्योरी में देखेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, क्या बोल रहा हूँ मैं, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा जो नीतियों निर्णय बनाए जाते हैं, जो नीतियों निर्णय लिए जाते हैं, उनकी क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है, भाई वो किसके द्वारा की जाती है? प्रशासन के द्वारा। अब चूंकि सरकारी कार्यों की व्यवस्था की जा रही है, सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है, सरकारी कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है, इसलिए इसको लोक प्रशासन कहेंगे। परंतु यदि निजी क्षेत्र में कार्यों का प्रबंध किया जाता है, जैसे हम कहेंगे कुछ निजी कंपनियां हैं, कुछ निजी संगठन भी होते हैं, जैसे निजी महाविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय हैं, दुनिया भर के निजी संगठन हैं, तो उनमें जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है
उसे निजी प्रशासन कहते हैं। इधर आइएगा, प्रशासन शब्द के अंतर्गत वास्तविक रूप में निजी प्रशासन, लोक प्रशासन दोनों समाहित हो जाते हैं। जैसे कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया है ये। अब यदि निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो वह निजी प्रशासन कहलाएगा, और यदि सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो वह लोक प्रशासन कहलाएगा। ठीक है भाई, निजी प्रशासन, ये लोक प्रशासन। ठीक है, ये लोक प्रशासन हो गया, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन। अब यहां पर जो है ये निजी संगठन होंगे, यहाँ पर सरकारी संगठन होंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे निजी महाविद्यालय, यहाँ बोलेंगे सरकारी महाविद्यालय। यहाँ निजी विश्वविद्यालय, यहाँ सरकारी विश्वविद्यालय है। और भी कितने ही संगठनों के नाम आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यहाँ ये है कि प्रशासन का सीधा सा अर्थ होगा कार्यों का प्रबंध करना। अब यदि राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो नीति और निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी क्रियान्विति जिसके द्वारा की जाती है वो लोक प्रशासन के दायरे में आएगा। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत, या हम ये कहेंगे कि निजी जो कंपनियां होती हैं, निजी जो संगठन होते हैं, जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है उसे निजी प्रशासन कहेंगे। बाकी मैं निजी प्रशासन, लोक प्रशासन के ऊपर अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन चूंकि यहाँ इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। अब कार्यों का प्रबंध करना और सरकारी कार्यों का प्रबंध करना, सरकारी कार्यों का प्रबंध करना लोक प्रशासन कहलाएगा, निजी कार्यों का प्रबंध करना निजी प्रशासन कहलाएगा। तो वास्तविक रूप में जो कार्यों का प्रबंध करना है ये प्रशासन है। प्रशासन में निजी और लोक प्रशासन दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। तो कार्यों का प्रबंध करना या कार्यों को पूर्ण करने की क्रिया ही प्रशासन है। तो इस कार्यों का प्रबंध करना, कार्यों का प्रबंध करना, इसी के आधार पर प्रशासन के तत्व या लक्षण तैयार होंगे। केवल इसके आधार पर कार्यों का प्रबंध करना। अगर सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यदि निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो उसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, निजी प्रशासन कहा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब इसके आधार पर प्रशासन के लक्षण निकलेंगे। यस, समझ गए यहाँ तक? प्यारे विद्यार्थियों, समझना है, मैं अभी केवल प्रशासन शब्द की चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैं लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यदि प्रशासन समझ गए तो फिर लोक प्रशासन में दिक्कत कहाँ आएगी। यहीं आपके सामने अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि कार्यों का प्रबंध करना प्रशासन है। अब सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो लोक प्रशासन है, निजी कार्यों का प्रबंध किया जाता है तो निजी प्रशासन है। ठीक है, पहला लक्षण, यस, सहयोग की भावना से काम करना है। मतलब प्रशासन का जो पहला तत्व या लक्षण है वह है सहयोग की भावना से काम करना। मतलब किसी भी कार्य को यदि किया जाना है और एक व्यक्ति के द्वारा यदि वह कार्य किया जाता है तो वह प्रशासन की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे प्रशासन नहीं कहा जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ जब प्रशासन का अर्थ और परिभाषा बताई थी तो उस समय सड़क पर जो पत्थर पड़ा हुआ था उसका उदाहरण दिया था। आज इसी उदाहरण से ये बिंदु समझाऊंगा मैं। जैसे मैंने लिखा है, जैसे पत्थर हटाना। मतलब मान लीजिएगा मैं मेरे घर से महाविद्यालय जा रहा हूँ, कॉलेज, रास्ते में एक भारी भरकम पत्थर पड़ा हुआ है सड़क पर, तो मैं अकेला व्यक्ति उसको नहीं उठा सकता। उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। और यदि एक छोटा सा पत्थर है और उसको उठाकर साइड में कर रहा हूँ तो ये प्रशासन की श्रेणी में नहीं आएगा। परंतु भारी भरकम पत्थर है, मैं इंतजार करूंगा कि 2, 4, 5 व्यक्ति और आएँ और इस पत्थर को उठाकर एक तरफ कर दिया जाए, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आए। अर्थात जो वाहन है उन वाहनों को जो है गतिरोध का सामना नहीं करना पड़े। अब मैं अकेला उस पत्थर को नहीं उठा पा रहा हूँ और कुछ व्यक्तियों का सहयोग लेकर के उस पत्थर को वहाँ से हटा करके दूसरी तरफ कर रहे हैं, जिससे कि आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ वास्तविक रूप में हम सहयोग से, अन्य व्यक्तियों के सहयोग से उस पत्थर को हटा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में मैंने यहाँ लिखा जब पत्थर हटाना, कि सड़क के ऊपर जो पत्थर पड़ा हो उसको एक अकेला व्यक्ति यदि उठाता है तो वह प्रशासन में नहीं आएगा, मगर अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेते हुए यदि पत्थर हटाया जा रहा है तो ये एक प्रकार से मामूली प्रशासन होगा। प्रशासन तो वहाँ है, लेकिन ये मामूली प्रशासन है। इसलिए वास्तविक रूप में प्रशासन का पहला लक्षण ये है, क्या है, कि यहाँ सहयोग की भावना से काम किया जाता है। एक अकेला व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। मान लीजिएगा हम कहेंगे जैसे शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, रेलवे विभाग की बात करते हैं तो ठीक बात है, राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं
परंतु यहाँ पर जो राजनीतिक निर्णय होते हैं उनकी क्रियान्विति क्या एक व्यक्ति कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, पूरी टीम होती है। चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे रेलवे विभाग हो, कोई भी क्यों ना हो, वहाँ उस संगठन में पूरी एक टीम होती है और इस टीम के द्वारा सहयोग की भावना से कार्य किया जाता है। जो भी उनको जो है उद्देश्य दिया जाता है कि आपका ये उद्देश्य है, यह कार्य इतने समय में पूर्ण करना है, तो सहयोग की भावना से उस कार्य को किया जाता है और सहयोग की भावना से जो कार्य किया जाता है वही प्रशासन का लक्षण है। इसलिए मैंने नोट भी कर दिया है, एक व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक मतलब यदि एक व्यक्ति के द्वारा एक हल्का सा पत्थर है उसको हटाकर दूसरी तरफ कर दिया जाता है तो प्रशासन की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेकर के भारी भरकम पत्थरों को हटाया जा रहा है तो प्रशासन की श्रेणी में आएगा। इसलिए मैं नोट भी कर दिया, एक व्यक्ति द्वारा अगर पत्थर हटाया जा रहा है तो वह प्रशासन के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कार्य। अब ध्यान देंगे यहाँ, प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाले कार्य। प्रशासन का अर्थ मैंने बता दिया कार्यों का प्रबंध करना, लेकिन जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है वह भी किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य कि उद्देश्य क्या है। मान लीजिएगा मैं ये कहूँगा कि उद्देश्य ये ले लिया भाई, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भाई इतने समय में इतना जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा, इतना बांध बनाया जाएगा, इतने पुल बनाए जाएंगे, तो निर्णय तो लेना ही पड़ता है। तो उद्देश्य क्या है? सड़क बनाना। उद्देश्य क्या है? पुल बनाना। उद्देश्य क्या है? बांध बनाना। तो यहाँ एक टीम, पूरी टीम सहयोग भावना से काम करती है। एक अकेला व्यक्ति कर पाएगा ये काम? नहीं नहीं नहीं, पूरी टीम कार्य करती है। तो इसका दूसरा लक्षण ये हो गया कि प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाले कार्य। अब यह उद्देश्य शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकता है, किसी सड़क, बांध या पुल से संबंधित भी हो सकता है। यस, तीसरा तत्व है, यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। अब मान लीजिएगा यहाँ उद्देश्य ले लिया सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, ये उद्देश्य है। लेकिन तीसरा तत्व क्या है कि यह उद्देश्य, जैसे सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। आप मुझे बताइएगा, जो सड़क बनाई जा रही है, बांध बनवाया जा रहा है, पुल बनवाया जा रहा है, तो कार्य करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य है या नहीं? नहीं नहीं, कार्य करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य तो अपना रोजगार है, अपना रोजगार है, तो उनका उद्देश्य अलग है। और जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य करवाया जा रहा है, उसका उद्देश्य अलग है। उसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति करना। सड़क बनाना, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति करवाना। जबकि जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है? रोजगार करना। क्या करना? रोजगार। उनको रोजगार मिला है तो उनका कार्य करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य अलग है, रोजगार की प्राप्ति। और जिस कार्य को किया जा रहा है, जैसे सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, वो उद्देश्य अलग है। वो उद्देश्य क्या है? वह है सामूहिक आवश्यकता की पूर्ति करवाना। इसलिए क्या कहेंगे आप कि यह उद्देश्य इस क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। जैसे मैंने लिखा, जैसे सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना। ठीक है, अब सड़क बनाना, तो सड़क बनाने के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनका उद्देश्य अलग है, रोजगार की प्राप्ति। लेकिन सड़क जो बनाई जा रही है इसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक आवश्यकता के लिए बनाई जा रही है। बांध बनाने वाले जो होते हैं उनका उद्देश्य रोजगार की प्राप्ति, मगर किन के लिए बनाया जा रहा है बांध? सामूहिक आवश्यकता के लिए। और पुल जो बनाया जा रहा है इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को उद्देश्य रोजगार की प्राप्ति है, मगर किसके लिए पुल बनाया जा रहा है? सामूहिक आवश्यकता के लिए बनाया जा रहा है कि सभी उसका प्रयोग करेंगे। तो ये इसका तीसरा तत्व होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। प्यारे से प्यारे विद्यार्थी, आप समझें इसको। यदि आप ये समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आगे पूरा लोक प्रशासन आप इजीली समझ जाएंगे। और यदि ये शब्द नहीं समझते हैं तो क्षमा कीजिएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो उसको भाई बीज से प्रारंभ करता हूँ। कोई भी शास्त्र हो, वेद, उपनिषद, पुराण, कोई भी अनुशासन हो, उसके बीज को समझ जाइएगा। शास्त्रों की बात आती है तो बीज मंत्र है, बीज मंत्र में बहुत पावर होती है। और यदि किसी अनुशासन की बात होती है, आपका चाहे लोक प्रशासन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, कुछ भी है, तो उसमें भी जो बीज होता है वो क्या होता है? अवधारणा। अवधारणा को समझ जाइएगा, फिर दिक्कत कहाँ आएगी। चौथा प्रशासन का जो तत्व या लक्षण है, प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, चौथा लक्षण क्या है? इसी के आधार पर चलना है। कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है।
अगर सरकारी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो लोक प्रशासन, और निजी कार्यों का प्रबंध किया जा रहा है तो यस निजी प्रशासन। चौथा है प्रशासन संगठित होकर काम करना है। यस भाई, अब मुझे बताइएगा, सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, क्या ये कार्य जो एक टीम होती है अस्त व्यस्त होकर मनमाने रूप में कार्य करेंगे तो ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा? सड़क बन जाएगी, बांध बन जाएगा, पुल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कैसे होगा? प्रशासन संगठित होकर काम करना है। मतलब वास्तविक रूप में जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है, कार्यों का प्रबंध, सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है वह वास्तविक रूप में संगठित होकर के किया जाता है कि सभी संगठित होकर के एकजुट होकर के कार्य करें। अगर संगठित होकर एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं तो वास्तविक रूप में वहाँ कार्यों का प्रबंध अच्छे से होगा। अच्छे से होगा तो प्रशासन भी अच्छा ही कहलाएगा। क्या कारण है? हम भारत का उदाहरण दे रहे हैं। हमारे भारत में जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, कोई भी हो, तो क्या वहाँ पर जो राहत कार्य किया जाता है वो संगठित होकर एकजुट होकर करते हैं या अस्त व्यस्त होकर के करते हैं? कैसे करते हैं? संगठित होकर करते हैं ना। तो वास्तविक रूप प्रशासन संगठित होकर के काम करना है। अर्थात एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया ना, पत्थर हटाना, एक अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो सभी व्यक्तियों को संगठित होकर के काम करना पड़ता है और संगठित होकर काम करना ही प्रशासन है। पांचवा लक्षण है प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार। प्राधिकार मतलब सत्ता, अथॉरिटी। प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार का होना है। ध्यान देंगे, अब बहुत महत्वपूर्ण बात है। पांचवा क्या है? प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार अर्थात सत्ता का होना है। देखिएगा, वास्तविक रूप में जिसके द्वारा कार्यों का प्रबंध किया जाता है डेफिनेटली उसके पास आदेश देने का अधिकार भी होता है। सत्ता का सीधा अर्थ क्या होता है? आदेश देने का अधिकार। मतलब सत्ता आदेश देने का अधिकार है। बाकी सत्ता के ऊपर मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में 4-5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ मैं सत्ता नहीं समझा जा रहा हूँ, मैं तो केवल यहाँ संकेत दे रहा हूँ क्या कि प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार अर्थात सत्ता का होना है। अर्थात वास्तविक रूप में जो प्रशासन करने वाले व्यक्ति होते हैं, इधर आइएगा, जैसे सड़क बनाना है, बांध बनाना है, पुल बनाना है, तो यहाँ पर इसका जो नेतृत्व करता है उसके पास आदेश देने का अधिकार होता है कि चलिए आप इधर से ये काम कीजिएगा, आप ये काम कीजिएगा, आप ये काम कीजिएगा, इतने समय में कीजिएगा, इसके बाद में आपको इतना वेतन दिया जाएगा, ठीक काम नहीं करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। तो आदेश देने का अधिकार किसी न किसी के पास में तो होता ही होता है। तो डेफिनेटली प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास सत्ता होती है। सत्ता मतलब आदेश देने का अधिकार, ठीक है। इसी के आधार पर किसके आधार पर? सत्ता मतलब आदेश देने का अधिकार होता है। भाई सड़क बनाना, बांध बनाना, पुल बनाना, इसका नेतृत्व कोई तो करेगा ना, या सभी आदेश देने वाले बन जाएंगे? नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई तो नेतृत्व करने वाला होता ही होता है। आगे चलकर हम नेतृत्व के बारे में खुलासा करेंगे, नेतृत्व के सिद्धांत भी आपको समझाएंगे, क्रमबद्ध रूप में चलेंगे। मगर इसी के आधार मतलब सत्ता के आधार पर, सत्ता मतलब आदेश देने का अधिकार, इसी के आधार पर वह दूसरों से किसी कार्य में सहयोग लेता है। किसके आधार पर? जो सत्ता है, अथॉरिटी, आदेश देने का जो अधिकार है, उसी के आधार पर जो सड़क बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उनसे कार्य करवाएगा ही। और आदेश देने का अधिकार नहीं होगा तो फिर कार्य कैसे कराया जाएगा? इसलिए प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार या सत्ता का होना है और इसी के आधार पर दूसरों से किसी कार्य में सहयोग लेता है। मतलब जो प्रशासन है इसका जो पांचवा लक्षण है वह है सत्ता का होना, अर्थात उसके पास में अथॉरिटी होती है, आदेश देने का अधिकार होता है। चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, जैसे सरकारी महाविद्यालय है, सरकारी विश्वविद्यालय, चिकित्सालय है, दुनिया भर के संगठन है, तो उन सभी की चर्चा आप करेंगे तो वास्तविक रूप में वहाँ कोई ना कोई तो जो आदेश देने वाला होता ही होता है। मान लीजिएगा शिक्षा विभाग होता है तो शिक्षा विभाग का जो नेतृत्व करता है, अध्यक्ष होता है, कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। चिकित्सा विभाग है, इसका जो नेतृत्व करता है, अध्यक्ष होता है, कौन होता है? चिकित्सा मंत्री होता है, डेफिनेटली होता है। तो आदेश देने का अधिकार उसके पास होता है कि नहीं होता है? होता है। छठा है प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। चौथा लक्षण देखिएगा, प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। मतलब प्रशासन शब्द का प्रयोग आप छोटे संगठनों के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे परिवार है, परिवार भी अपने आप में एक संस्था ही तो है। बच्चे की प्रथम पाठशाला तो परिवार ही तो है, तो परिवार भी एक संस्था है। परंतु चूंकि परिवार एक छोटा संगठन है इसलिए प्रशासन का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा सकता है।
प्रशासन शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जो बड़े संगठन होते हैं, जैसे बड़े महाविद्यालय हैं, बड़े विश्वविद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, तो इनके लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिख भी दिया है, प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। परिवार जैसे छोटे संगठनों के लिए प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने लिख दिया परिवार, प्रशासन नहीं, मतलब यहाँ प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई। अब फिर मैंने यहाँ नोट किया है, दो बातें होगी नहीं, छोटे संगठनों के लिए प्रशासन का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि बड़े जो संगठन होते हैं उनके लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है, फिर चाहे वे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में है तो निजी प्रशासन में आ जाएंगे, सरकारी क्षेत्र में है तो लोक प्रशासन के अंतर्गत वो आ जाएगा। बाकी निजी प्रशासन, लोक प्रशासन के लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा है बड़े कॉलेजों मतलब जो बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं, बड़े महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सालयों आदि के लिए प्रशासन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो बड़े संगठन होते हैं ना, उनमें जो है प्रशासन का प्रयोग किया जाता है, प्रशासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उनमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है। जितने बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके अंतर्गत जो है प्रशासन होता है। उनके अंतर्गत कार्यों का जो प्रबंध किया जाता है उचित तरीके से, उत्कृष्ट रीति से, प्रकृष्ट रीति से, श्रेष्ठ रीति से किया जाता है। तो मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि श्रेष्ठ रीति से शासन करना ही प्रशासन है। फिर से बोल रहा हूँ, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, उचित रीति से शासन करना ही प्रशासन है, या कार्यों का प्रबंध करना ही प्रशासन है। अब कार्यों का प्रबंध यदि सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है तो लोक प्रशासन में आ जाएगा, निजी क्षेत्र में किया जा रहा है तो निजी प्रशासन में आ जाएगा। तो ये हो गया प्रशासन के तत्व या लक्षण। अब ये प्रशासन के 6 के 6 लक्षण आप समझ जाइएगा। भाई प्रशासन शब्द आप इतने बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कहीं पर भी कोई परेशानी आ जाती है तो कहा जाता है कि प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, प्रशासन ढिलाई बरत रहा है। कई बार हम सुनते हैं कि प्रशासन बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। तो क्या है वो प्रशासन? कार्यों का प्रबंध। जहाँ पर कार्यों का प्रबंध श्रेष्ठ रीति से किया जाता है, अच्छा प्रशासन है। जहाँ पर कार्यों का प्रबंध अच्छे से नहीं किया जाता है, अच्छा प्रशासन नहीं हो पा रहा है। यही तो बात है, और है ही क्या। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। तो ये हो गए प्रशासन के तत्व या लक्षण। मुझे पूरा विश्वास है, मैं तहे दिल से कह सकता हूँ कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रशासन के तत्व या लक्षण ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।